Hi friends, this is another session of circuit analysis in which we will discuss about superposition principle. दोस्तों, सर्किट एनालिसिस का हमारा ये नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम आज अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और सुपरपोजिशन थ्योरम आर सेम। अध्यारोपण प्रमेय या अध्यारोपण सिद्धांत एक ही है। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, according to this principle or theorem, in any linear network, if there are more than one generators containing impedance, then flowing in any element is the vector sum of the current that are separately caused to flow in that element by each energy source, with all other generators replaced by their internal impedances. तो इस सिद्धांत या प्रमेय के अनुसार कोई रेखीय परिपथ जिसमें एक से अधिक जनित्र या ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हो तथा परिपथ में कई प्रतिबाधाएं हो, तो उसमें से किसी एक एलिमेंट या प्रतिबाधा में से प्रवाहित धारा का मान अलग अलग ऊर्जा स्रोतों से प्रवाहित होने वाली धाराओं के सदिश योग के बराबर होता है यदि अन्य जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो कोई लीनियर नेटवर्क हमारे पास में है जिसके अंदर मोर देन वन जनरेटर्स या एनर्जी सोर्स अवेलेबल हैं और साथ में लीनियर नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ इंपिडेंस उपलब्ध हैं, कई प्रतिबाधाएं उपलब्ध हैं। तो कोई पर्टिकुलर इंपिडेंस हम लेते हैं या एलिमेंट हम लेते हैं, उसमें से जो करंट फ्लो होगी उस करंट की वैल्यू वही होगी जो किसी एक सोर्स से करंट उसमें कितनी फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकालें और बाकी को उनके इंटरनल इंपिडेंस से रिप्लेस कर दें। इसके बाद में उस एलिमेंट में दूसरे एनर्जी सोर्स के कारण जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकालें। इस टाइप से उस पर्टिकुलर एलिमेंट में अलग अलग सोर्स के कारण जो करंट फ्लो हो रही है, जबकि अदर सोर्सेस को हमने उनके इंटरनल इंपिडेंस से रिप्लेस कर दिया है, उन सारी करंट का अगर हम वेक्टर सम लें तो वो वही करंट होगी जो कि सारे एनर्जी सोर्स अवेलेबल होने पर उस पर्टिकुलर एलिमेंट में से फ्लो हो रही थी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नेटवर्क लेते हैं जिसमें केवल दो जनरेटर्स हैं एंड इन जनरेटर्स का ईएमएफ E1 एंड E2 है और ये जनरेटर या सोर्स ऑफ ईएमएफ हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेट देयर आर टू जनरेटर्स having EMF E1 and E2 provides the energy in any complex circuit. So let there are two generators having EMF E1 and E2 provides the energy in any complex circuit. माना किसी जटिल परिपथ में दो जनित्र हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 तथा E2 हैं तथा ये जनित्र
हमारे जटिल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करते हैं। Let on replacing the given network by its equivalent T network, we get the circuit according to figure। तो जो हमको कॉम्प्लेक्स सर्किट दे रखा है, उस गिवन कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम इसके इक्विवेलेंट टी नेटवर्क से रिप्लेस कर देते हैं। तो एक टी नेटवर्क होता है और एक पाई नेटवर्क होता है। टी जाल और पाई जाल ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो कोई नेटवर्क हमारे पास में है, उसको हमने उसके इक्विवेलेंट टी नेटवर्क से रिप्लेस कर दिया है, और रिप्लेस करने के बाद में जो सर्किट हमको मिल रहा है वो कुछ इस टाइप से है। अब इस सर्किट में एक इंपेडेंस Z1, एक Z2 एंड एक Z3 है। तो Z1, Z2 एंड Z3 ये T का शेप बनाते हैं, इसलिए ये हमारा T नेटवर्क है। तो क्लियर है, Z1, Z2 T के ऊपर वाली पोर्शन हो जाएगा और ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी T की। तो Z1, Z2, Z3 फॉर्म द T नेटवर्क। तो जो भी हमको सर्किट दिया है उसको हमने इस इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। एंड देयर आर टू सोर्सेज ऑफ ईएमएफ, दो विद्युत वाहक बल के स्रोत हैं, एक E1 और एक E2 है। E1 के कारण करंट I1 एंड E2 के कारण करंट I2 फ्लो हो रही है। तो एक लूप हमारा ये हो गया और एक लूप हमारा ये हो गया है। अब Z1 या Z2 किसी में भी हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। सपोज Z1 में हम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं जब E1 एंड E2 दोनों अवेलेबल हैं। फिर हम क्या करेंगे, E2 को रिमूव कर देते हैं। अगर E2 का इंटरनल इंपीडेंस है, आंतरिक प्रतिबाधा है, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और अगर इंटरनल इंपीडेंस है तो E2 को इसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो जब E2 को इसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करते हो, उस केस में Z1 में करंट की वैल्यू क्या है वो निकालेंगे। इसी टाइप से E2 अगर हमारा अवेलेबल है एंड E1 को हम इसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर दें, उस केस में Z1 में से कितनी करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकालें, और इन दोनों का अगर हम वेक्टर सम लें, कब पहले हमने E2 को रिमूव किया है, E1 अवेलेबल है, उस केस में Z1 में से करंट निकाली है। सेकंड टाइम हमने E1 को रिप्लेस किया है और E2 अवेलेबल है, उस केस में Z1 में से हमने करंट निकाली है। ये जो दो करंट की वैल्यूज हमको मिलेंगी, इनका वेक्टर सम लें तो वो वही वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि जब E1 एंड E2 दोनों अवेलेबल हैं, उस केस में जो करंट हमको Z1 में मिल रही है। अगर ऐसा होता है तो हमारे ये थ्योरम या ये प्रिंसिपल वैलिड होगा। नाउ दिस इज आवर गिवन नेटवर्क। Applying Kirchhoff voltage law in loop 1। लूप 1 मीन्स इस लूप की हम बात कर रहे हैं, तो इस लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो Z1 में करंट I1 फ्लो हो रही है, Z3 में करंट एक तो I1 फ्लो होगी और एक I2 फ्लो होगी। I1 की डायरेक्शन ये है, तो Z3 में ऊपर से नीचे आ रही है, एंड I2 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो Z3 में I2 भी ऊपर से नीचे आ रही है। इट मीन्स I1 एंड I2 दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं, तो कोई भी इनमें नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर हम इस लूप में किरचॉफ
वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, E1 इज इक्वल टू I1 इंटू Z1 प्लस Z3 प्लस I2 भी इसी डायरेक्शन में है तो प्लस I2 Z3. So E1 is equal to I1 into Z1 plus Z3 plus I2 Z3. Now, by applying Kirchhoff voltage law in loop second, ये वाला लूप हमारा लूप 2 है. अब इस लूप की अगर बात करें और इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो सोर्स ऑफ ईएमएफ ये विद्युत वाहक बल का स्रोत E2 है. इस Z3 में करंट I2 फ्लो हो रही है, इसी टाइप से Z3 में I1 भी फ्लो हो रही है एंड दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए कोई भी नेगेटिव नहीं होगी एंड ये I2 Z2 में से भी फ्लो हो रही है. So on applying Kirchhoff voltage law in loop second, so E2 is equal to I1 into Z3 plus I2 into Z2 plus Z3, क्योंकि I2 Z2 एंड Z3 दोनों में फ्लो हो रही है जबकि I1 केवल Z3 में फ्लो हो रही है. So E2 is equal to I1 Z3 plus I2 Z2 plus Z3. Now we have two equations 1 and 2. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके I1 एंड I2 की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. सो अगर I1 निकालना है तो डिटरमिनेंट मेथड में यूज करूंगा. तो न्यूमरेटर में जो 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा उसमें I1 के कोफिशिएंट की जगह आप E1 एंड E2 रखोगे एंड क्योंकि I1 की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए I2 का कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर में या हर में I1 एंड I2 के कोफिशिएंट से जो 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा वो एज इट इज हम यूज करेंगे. सो I1 इज इक्वल टू I1 निकाल रहे हैं, सो न्यूमरेटर में I1 वाले कोफिशिएंट की जगह आप डिटरमिनेंट में E1 एंड E2 यूज करोगे तो ये हमने यूज कर लिया है एंड I2 का कोफिशिएंट यहां पर Z3 एंड यहां पर Z2 प्लस Z3, सो Z3 एंड Z2 प्लस Z3 एंड डिनोमिनेटर में I1 एंड I2 के कोफिशिएंट का 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम एज इट इज रख देंगे. यहां पर I1 का कोफिशिएंट Z1 प्लस Z3 एंड यहां पर Z3, सो Z1 प्लस Z3 एंड Z3, यहां पर I2 का कोफिशिएंट Z3, सो Z3 एंड I2 का कोफिशिएंट Z2 प्लस Z3, तो ये हमने Z2 प्लस Z3 रख दिया है. अब हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को अगर ओपन करें तो क्या आएगा, E1 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस E2 इंटू Z3 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर. तो Z2 प्लस Z3 इंटू E1 ये हमने लिख दिया, माइनस Z3 इंटू E2 ये लिख दिया, Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 ये हो गया, माइनस Z3 इंटू Z3 दैट इज Z3 स्क्वायर. अब ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है. अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर
एंड माइनस Z3 स्क्वायर एज इट इज। तो ये आ गया है। अब यहां पर ये Z3 स्क्वायर और ये Z3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो नीचे है Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, इसको मैं साइक्लिक ऑर्डर में लिख देता हूं। तो ये बन जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, एंड न्यूमरेटर में Z2 प्लस Z3 इंटू E1 माइनस Z3 इंटू E2, और या फिर हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये आ गया इंटू E1 माइनस ये माइनस Z3 Z3 एंड नीचे वाली वैल्यू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E2। ये फर्स्ट लूप में या Z1 में से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू हमको मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, Z1 में से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकालनी है। किस केस में, जब हम E2 को रिमूव कर दें, तो E2 को या तो शॉर्ट सर्किट करोगे, और अगर E2 का इंटरनल इंपेडेंस है, आंतरिक प्रतिबाधा E2 की है, तो इस इंटरनल इंपेडेंस से E2 को रिप्लेस कर देना है। अब सर्किट में केवल E1 अवेलेबल है, तो उस केस में Z1 में से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकालेंगे, एंड देन हम E2 को रहने देंगे और E1 को या तो शॉर्ट सर्किट करेंगे और या फिर उसके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस करेंगे, और उस केस में Z1 में से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकालेंगे, और इन दोनों करंट्स का वेक्टर सम या सदिश योग करें तो हमको यही वैल्यू मिलनी चाहिए। इसी टाइप से हम I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये थी, दूसरी ये थी। अब अगर आपको I2 की वैल्यू निकालनी है तो न्यूमरेटर में जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसमें I2 के कोफिशिएंट की जगह E1 E2 रखोगे, एंड I1 का कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर में I1 एंड I2 के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट हम यूज करेंगे। सो I2 इज इक्वल टू I1 का कोफिशिएंट यहां पर Z1 प्लस Z3 ये रख दिया है, यहां पर Z3 तो Z3, एंड I2 के कोफिशिएंट की जगह E1 एंड E2 हमने यहां पर रख दिए हैं। डिनोमिनेटर में I1 एंड I2 के कोफिशिएंट यूज करोगे, तो Z1 प्लस Z3 एंड Z3 ये एज इट इज आ गया है, एंड I2 का कोफिशिएंट यहां पर Z3 एंड यहां पर Z2 प्लस Z3 है, सो Z3 एंड Z2 प्लस Z3। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करें, क्या जाएगा Z1 प्लस Z3 इंटू E2 माइनस Z3 E1, और नीचे अगर ओपन करेंगे तो हमको Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 मिलेगा। सो I2 ये, और इसको फिर सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आई है, इससे ये हमको मिल गया है। तो नीचे हमको क्या मिला, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, एंड न्यूमरेटर में पहले हम E1 की वैल्यू लिख रहे हैं, तो माइनस Z3 E1, सो माइनस Z3 E1, एंड फिर E2 वाली वैल्यू लिखेंगे तो प्लस Z1 प्लस Z3 E2, Z1 प्लस Z3 E2। नाउ
we find the value of current I1 flowing in Z1, क्योंकि Z1 में जो करंट फ्लो हो रही थी उसको हमने I1 माना था। अब हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या अध्यारोपण प्रमेय यूज करते हैं। एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग करके Z1 में जो करंट I1 फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकालते हैं। फॉर इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 डैश इन Z1 ड्यू टू E1 when E2 is short circuited or replaced by its internal impedance। तो Z1 में जो करंट फ्लो हो रही है I1, उसकी वैल्यू हमको अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग करके ज्ञात करनी है। इसके लिए E1 के कारण Z1 में प्रवाहित धारा I1 डैश का मान हम ज्ञात करते हैं जब E2 को या तो लघुपतित कर दिया जाता है या उसको उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं। यहां पर E2 था, उस E2 को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है या लघुपतित कर दिया है। अब केवल E1 है हमारे पास में और इस कंडीशन में हमने Z1 में से जो करंट फ्लो हो रही है उसको I1 डैश माना है। तो I1 डैश की हम वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि I1 डैश Z1 में से फ्लो हो रही है, इसलिए I1 डैश की वैल्यू हमको निकालनी है। अब यहां पर क्या है, इस Z2 को या तो मैं यहां पर लिखूं और या फिर यहां पर लिखूं, एक ही चीज है। इसका मतलब Z2 एंड Z3 दोनों पैरेलल हैं या समांतर क्रम में हैं। और अगर कोई दो इंपेडेंस Z1 एंड Z2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हों, यदि कोई दो प्रतिबाधाएं Z1 तथा Z2 समांतर क्रम में जुड़ी हों तो उसका इक्विवेलेंट इंपेडेंस या तुल्य प्रतिबाधा Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 होगी। और यहां पर Z2 एंड Z3 पैरेलल में जुड़े हैं, इसलिए इसका इक्विवेलेंट इंपेडेंस हो जाएगा Z2 Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3। अब ये जो वैल्यू आएगी Z2 एंड Z3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट इंपेडेंस होगा, तुल्य प्रतिबाधा होगी, वो Z1 के सीरीज में होगी, Z1 के श्रेणी क्रम में होगी। इट मींस ये टोटल मिलके हमारा बन जाएगा Z1 प्लस Z2 Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3। अब यहां पर अगर हम सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे या किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू I1 डैश इंटू इसका रिजल्टेंट। E1 इज इक्वल टू I1 डैश एंड इसका रिजल्टेंट मैंने बताया था Z1 प्लस Z2 Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3। अब क्या करोगे, इसके अंदर Z2 प्लस Z3 हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 डिवाइडेड बाय
Z2 प्लस Z3, और साइक्लिक ऑर्डर में इसको हमने Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 लिखा है, डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3। सो E1 की वैल्यू हमको ये मिल गई है, और हमको क्या करना है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है जिसको हमने I1 डैश कहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो I1 डैश क्या आएगा, E1 इंटू Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। सो अभी हमने ये निकाला था, और यहां से I1 डैश हमारा आएगा Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E1। तो E2 को रिप्लेस करके या E2 को शॉर्ट सर्किट करके हमने Z1 में से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, E1 को शॉर्ट सर्किट करेंगे, या E1 का अगर इंटरनल इंपेडेंस अवेलेबल है तो इंटरनल इंपेडेंस से E1 को रिप्लेस करेंगे, और इस कंडीशन में E2 अवेलेबल होगा, और इस टाइम Z1 में कितनी करंट फ्लो होती है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। नाउ करंट फ्लोइंग इन Z1 ड्यू टू E2, that is I double dash, when E1 is short circuited or replaced by its internal impedance। अब E2 के कारण Z1 में प्रवाहित धारा अर्थात I डबल डैश का मान हम ज्ञात करते हैं जब E1 को या तो लघुपथित कर दिया जाता है या उसे उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब ये हमारा सर्किट है, हमने क्या किया है, यहां पर जो E1 था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, और E2 अभी यहां पर अवेलेबल है। इस कंडीशन में Z1 में से जो करंट फ्लो हो रही है उसको हमने I डबल डैश कहा है। ये हमारा लूप 1 एंड ये लूप 2, एंड लूप 2 में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हमने I2 डबल डैश कहा है। सो I डबल डैश की वैल्यू हमको निकालनी है। सो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1, लूप 1 में किरचॉफ के वोल्टता नियम से। अब ये हमारा लूप 1 है, इसमें कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, विद्युत वाहक बल का स्रोत लूप 1 में अवेलेबल नहीं है, एंड Z3 में करंट हमारी I डबल डैश फ्लो हो रही है एंड I2 डबल डैश भी फ्लो हो रही है। I डबल डैश इस डायरेक्शन में एंड I2 डबल डैश इस डायरेक्शन में। तो Z3 में I2 डबल डैश ऊपर से नीचे की तरफ, जबकि I डबल डैश नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। सो ऑन अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1, क्या आएगा इससे, 0 इज इक्वल टू I डबल डैश इंटू Z1 प्लस Z3 माइनस I2 डबल डैश इंटू Z2, क्योंकि
आई डबल डैश एंड आई टू डबल डैश अपोजिट डायरेक्शन में है। सो 0 इज इक्वल टू आई डबल डैश इंटू Z1 प्लस Z3 माइनस I2 double dash into Z3. Similarly, on applying Kirchhoff voltage law in loop 2, loop 2 में Kirchhoff वोल्टता नियम से ये हमारा लूप 2, I2 डबल डैश अब यहां पर Z2 एंड Z3 में फ्लो होगी, जबकि I डबल डैश केवल Z3 में फ्लो होगी। I2 डबल डैश ऊपर से नीचे की तरफ Z3 में, जबकि I डबल डैश नीचे से ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। सो अगर हम इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो क्या होगा? E2 इज इक्वल टू माइनस आई डबल डैश Z3 प्लस I2 डबल डैश इंटू Z2 प्लस Z3। सो E2 इज इक्वल टू माइनस आई डबल डैश Z3 प्लस I2 डबल डैश इंटू Z2 प्लस Z3। अब एक इक्वेशन हमने ये निकाली है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये है। हमको Z1 में से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकालनी है। इट मींस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको I डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। सो I डबल डैश जो कि Z1 में से फ्लो रही है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम I डबल डैश के कोफिशिएंट की जगह 0 एंड E2 लिखेंगे। सो 0 एंड E2 एंड I2 डबल डैश का कोफिशिएंट एज इट इज आएगा, जो कि यहां पर माइनस Z3 एंड यहां पर Z2 प्लस Z3 है, तो ये हमने यहां पर लिख दिया है। अब डिनोमिनेटर में जो 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा उसमें I डबल डैश एंड I2 डबल डैश इन दोनों के कोफिशिएंट यूज करोगे तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3, ये आ गया है, माइनस Z3 ये हो गया, इधर माइनस Z3 एंड यहां पर Z2 प्लस Z3, तो ये हमारे पास में यहां पर आ गया है। अब हमको क्या करना है? I डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। तो इस डिटरमिनेंट को ओपन करो तो हो जाएगा 0, देन माइनस ऑफ माइनस E2 Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर। So I double dash is equal to E2 Z3 divided by Z1 plus Z3 into Z2 plus Z3 minus Z3 square। अब इसको अगर ओपन करें तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर एंड माइनस Z3 स्क्वायर यहां पर है, इससे Z3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड साइक्लिक ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे तो I डबल डैश आ जाएगा E2 Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन Z1 व्हेन E1 इज शॉर्ट सर्किटेड। तो जब हमने E1 को शॉर्ट सर्किट कर दिया है उस केस में Z1 में से जो करंट फ्लो रही है उसकी वैल्यू हमने ये निकाल दी है। नाउ एक बार हमने E2 को शॉर्ट किया था और Z1 में करंट I1 डैश निकाल ली थी, जो आई थी हमारे पास में कुछ
इस टाइप से। सेकेंड टाइम हमने E1 को शॉर्ट किया था एंड E2 के कारण इस लूप के अंदर मीन्स Z1 में करंट हमने निकाली थी जो कि I डबल डैश आई थी और उसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से थी। अब एक करंट हमारे पास में ये है और एक ये है। I1 डैश क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है एंड I डबल डैश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो Z1 में I1 डैश क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड I डबल डैश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो द रिजल्टेंट करंट इन Z1 will be vector sum of I1 dash and I double dash और I1 dash and I double dash दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जब इनका वेक्टर सम करोगे या सदिश योग कर लोगे तो I1 डैश में से I डबल डैश को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सिंस बोथ करंट्स आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि दोनों धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए करंट फ्लोइंग थ्रू Z1 में से प्रवाहित धारा I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I डबल डैश। अब I1 डैश ये है, I डबल डैश ये है और दोनों के बीच में नेगेटिव साइन हमको लगाना है, तो यह आ जाएगा Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E2। और ये जो करंट की वैल्यू आई है जो Z1 में फ्लो हो रही है, इसकी वैल्यू वही है जो E1 एंड E2 दोनों अवेलेबल थे उस कंडीशन में थी। जब E1 एंड E2 दोनों थे उस कंडीशन में I1 की वैल्यू हमने ये निकाली थी और ये वही वैल्यू है जो कि लास्ट में अभी हमने निकाली है। मतलब ये वाली करंट, इसका मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा वैलिड है। तो इस टाइप से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय।